स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लेक्चर नंबर है अपना बेटा 7। ठीक है। ओके, तो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि भाई जो न्यूक्लियर डिकेज होते हैं वो कौन से होते हैं। बस लास्ट टर्न का एक ही मोटिव था, तो बताना कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है ना। जो भी डिकेज होंगे तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो अगर करेंगी तो रेट जो होगा ऑफ डिके उसे बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी। रेट ऑफ डिके इज नोन एज एक्टिविटी, दैट इज माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के की जगह लैम्डा लिख देते हैं इंटू एन। तो रेट ऑफ डिके इज नोन एज एक्टिविटी एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन व्हेन लैम्डा इज डिके कांस्टेंट। और इसकी खास बात क्या थी बेटा? इस डिके कांस्टेंट की बात क्या खास बात थी? ये जो डिके कांस्टेंट है इसकी खास बात है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्या नहीं करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। और इससे फॉर्मूले क्या आ गए थे बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू 1/t ln n नॉट अपॉन एन टी। लैम्डा इज इक्वल टू 1/t ln n नॉट अपॉन एन टी। और एन टी का फॉर्मूला क्या आ गया था बेटा? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। वो फॉर्मूले दिखे थे। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन लैम्डा। ये सब चीजें थी। यही सारी चीजें मैंने लास्ट टर्म पे कराई थी। और एक एवरेज लाइफ और कराया था। एक और क्या कराया था मैंने? एवरेज लाइफ और कराया था। क्या था एवरेज लाइफ? एवरेज लाइफ का फॉर्मूला होता है बेटा कितना, वो भी तुम्हें याद रखना है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, और कुछ काम में नहीं आएगा। एवरेज लाइफ का फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, दैट इज 1/लैम्डा। बहुत जरूरी फॉर्मूला है, क्वेश्चंस बनते भी हैं। ये जो टॉपिक है अपना, ये केमिस्ट्री में तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, ये टॉपिक फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो एक जगह समझ में आ गया तो दोनों फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों जगह यूजफुल रहेगा, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला याद रख लो। कैसे डिराइव हुआ कोई नहीं पूछने वाला, कोई काम नहीं आने वाला। बस सिर्फ और सिर्फ एवरेज लाइफ का फॉर्मूला काम में आने वाला है। एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1/लैम्डा। ठीक है बेटा, इतना याद रखना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज आज का टॉपिक अपना है एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो आइसोटोप्स। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये बस एप्लीकेशंस है। और अब हम लोग इस पर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ के उनके पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है। रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाएगा और इसको करने के बाद हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े और ज्यादा कर लेंगे, जिससे पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस क्या होंगी? देखो एक बात और ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है वो बोर्ड के लिए नहीं है। केमिस्ट्री में बोर्ड में रेडियो एक्टिविटी नहीं पूछता है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं होता है। लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है। तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, हर कंपटीशन के लिए, मेंस के लिए भी एडवांस्ड के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता है। एडवांस में तो आ ही जाता है, मेंस में कभी कभी भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। पहला सिर्फ समझने के लिए है, पहला है ट्रेसर्स। पहला पहला जो यूज है वो है ट्रेसर्स। तो क्या होता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन होती है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी ट्रेसर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन। ठीक है। एस्टरिफिकेशन जो होता है, एक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। अब तुमने शायद ऑर्गेनिक में पढ़ भी लिया हो, और हो सकता है तुमने अभी नाम भी पढ़ा हो, लेकिन आएगी एक रिएक्शन जिसे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। ठीक है। वहां पर बहुत जरूरी बात, जब उसका तुम मैकेनिज्म पढ़ोगे एस्टरिफिकेशन का, तो वहां पर तुम्हें बस करना क्या है, जैसे C6H5COOH और CH3OH क्या मिलकर बना देंगे? C6H5COOCH3 और H2O। ठीक है। मैं अगर इस रिएक्शन को लिखना चाहूं, जैसे मैंने लिख दिया CH3COOH प्लस C2H5OH, तो इससे बनेगा CH3COOC2H5 प्लस H2O। क्या बनेगा बेटा? CH3COOC2H5 और H2O। ठीक है। अब H2O बनने के लिए होता क्या है, जब मैं यहां पर डिटेल में जाऊंगा नहीं, ऑर्गेनिक का पार्ट है। एक इन दोनों में से एक का क्योंकि क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर बना रहा है और H2O बाहर निकल रहा है। अब ये जो H2O बाहर निकल रहा है,
तो एक का तो OH जा रहा है और एक का H जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भाई किसका तो OH जाएगा और किसका H जाएगा। ठीक है, क्या OH यहां का जाएगा? अब ये जो है अपना वो है CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या OH इसका, और ये क्या है C2H5OH। बस ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये CH3, इसको देख लेता हूँ, वैसे तो मेरा काम का नहीं है, मैं सिर्फ मिटा भी दूंगा इसको, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। CH3COOH प्लस C2H5OH। अब दिक्कत क्या होती है कि भाई यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है। ठीक है, होना क्या है, एक जगह का तो OH जाना है और एक जगह का H जाना है। तो बस एस्टरिफिकेशन जब तुम रिएक्शन पढ़ लोगे, मैकेनिज्म पढ़ लोगे, तो वहां से पता लग जाएगा कि कहां से OH जा रहा है और कहां से H जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि यहाँ का जो है, ये जो है, इसका OH जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से तो जाता है OH और यहां से जाता है H। जब मैकेनिज्म पढ़ोगे तो वहां दिखाया जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से तो जाएगा OH और यहां से जाएगा H, और ये OC2H5 यहां लग जाएगा। तो वही मैंने यहां किया है, C6H5COOH। तो हमें कैसे पता लगाएंगे कि भाई यहां से ही OH जाएगा, सॉरी, यहां से OH जाएगा और यहां से H जाएगा, वो कैसे पता लगाया? वो पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, ये जो एल्कोहल का ऑक्सीजन है, इसको मैंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ले लिया, मैंने O16 की जगह O18 ले लिया। मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन कौन सा ले लिया? एल्कोहल मैंने नॉर्मल O16, 8O16 ना लेके मैंने यहाँ ऑक्सीजन क्या ले लिया है, O18 ले लिया है। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमें पता लग जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बना दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टार बना दिया है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है जब देखोगे तो वाटर में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन नहीं आया है, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन कहां पर आया है, इस एस्टर के अंदर आया है। जो ये कंफर्म करता है, इस एस्टर के अंदर ऑक्सीजन, ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन आया है, जो कंफर्म करता है कि यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ गया है, ना कि H2O में गया है। मतलब ये जो OH है वो इसके साथ लगा हुआ है, मतलब इसका OH गया है और इस OH की जगह ये OCH3 आ चुका है। ठीक है, कि ये जो OCH3 है वो यहां आ जाएगा और ये OH बाहर निकल जाएगा और H2O में चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं, वही इसने लिखा है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव इन अ रिएक्शन सिस्टम वन कैन ट्रेस द कोर्स ऑफ ए रिएक्शन। कि भाई अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक रिएक्शन में डाल दोगे तो हम रिएक्शन बता सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ गया? द मॉनिटर्ड पाथ ऑफ द आइसोटोप विल इंडिकेट द पाथ ऑफ द रिएक्शन। तो ये आइसोटोप की हेल्प से, हमने इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की हेल्प से हमने बता दिया कि रिएक्शन किस पाथ के अकॉर्डिंग गई है, कि रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म रहा होगा। बस इतना सा समझ में आना चाहिए। तुमने ये लिखा, बाय लेबलिंग द ऑक्सीजन एटम ऑफ द मिथेनॉल विद 8O18 then using it in the esterification it can be proved that the starred oxygen comes from the alcohol and not from the acid as the ester is found enriched with O18 isotope। मतलब वही बात ये कह रहा है कि भाई जब ऑक्सीजन को हमने मिथेनॉल के अंदर जो ऑक्सीजन लिया है, अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन लिया है, उसको A18 ले लिया, O18 ले लिया और फिर उसको एस्टरिफिकेशन में काम में लिया, तो जो प्रूव कर रहा है कि जो स्टार्ड ऑक्सीजन है वो किस में से आई है, अल्कोहल में से आई है, ना कि एसिड में से। ठीक है, क्योंकि उस एस्टर के अंदर वो O18 आइसोटोप पाया गया था। ठीक है, अगर ऑक्सीजन जो है, ये जो OH है, अगर इसका OH जा रहा होता, अगर अल्कोहल का OH जाता तो हमें एस्टर O18 वाला नहीं मिलता, हमें पानी O18 वाला मिलता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कंफर्म है? ये पहला एप्लीकेशन हो गया, सिर्फ याद रखने के लिए, और ज्यादा कुछ डिटेल में इससे पूछेगा नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अगला एप्लीकेशन। अब ये जो अगली एप्लीकेशन है वो न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ये जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हमारा काम आएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एज ऑफ मिनरल एंड रॉक्स। एज ऑफ मिनरल एंड रॉक्स, मैं मिनरल्स और रॉक्स की एज बता सकता हूं इसकी हेल्प से। मिनरल की और किसकी, मिनरल की और रॉक्स की मैं क्या बता सकता हूं, एज बता सकता हूं। ठीक है, कैसे बताऊंगा? हाँ बेटा,
कैसे बताऊंगा मिनरल्स और एज की रॉक्स? आप मिनरल्स की और रॉक्स की। अब होता क्या है बेटा, हाँ जी, होता क्या है कि ना, जैसे एक मान लिया कोई रॉक मिली हमें। अब एज का मतलब क्या होता है, मतलब अजीब सा चीज है। अभी तक तो उम्र हम लोग सिर्फ एक लिविंग बीइंग की निकालते थे, लिविंग थिंग्स की हमने अब तक एज निकाली है, लेकिन अब हम लोग रॉक्स की एज निकाल रहे हैं, मिनरल्स की एज निकाल रहे हैं, हम चट्टानों की एज निकाल रहे हैं कि भैया जो रॉक तुम ले रहे हो, जो रॉक्स तुम ले रहे हो वो कितनी पुरानी है। कोई मान लो तुम्हें चट्टान मिली है ना, जिसमें से तुमने क्या निकाला है पता है ना तुम्हें, मेटलर्जी तुमने 9th 10th में भी पढ़ा होगा मेटलर्जी के बारे में, और अब तुम 12th में भी पढ़ोगे एक टॉपिक मेटलर्जी। तो मिनरल भाई जो है वो जो रॉक है, उस रॉक में से तो मिनरल मिलते हैं। तो वो जो रॉक है वो कितने साल पुरानी है वो हमें पता लगाना है। वो जो चट्टान है वो कितने साल पुरानी है, या वो मिनरल जो है वो कितने साल पुराना है वो हमें पता लगाना है। तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से वो पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? वो पता लगाएंगे कि भाई होगा क्या, एक रॉक होगी, उस रॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया गया होगा। मैं सिर्फ उन्हीं चट्टानों की, उन्हीं रॉक की उम्र निकाल सकता हूं जिनके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया जाए। ऐसे ही मैं रेंडमली किसी भी रॉक की उम्र नहीं निकाल सकता, मैं सिर्फ उसी रॉक की उम्र निकाल पाऊंगा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैं दोबारा और अच्छे से बताता हूं कि मान लिया, एक एग्जांपल देके समझाता हूं तुम्हें कि मान लिया मैं किस रॉक की एज बता रहा हूं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, मैं उस रॉक की एज निकाल रहा हूं। तो होता क्या है बेटा कि मान लिया एक रॉक है जिसके अंदर यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम 92, यूरेनियम 238। एक रॉक मिली, उस चट्टान के अंदर यूरेनियम पाया गया। ठीक है, और मेरे को पता है यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो अपने आप अल्फा डिके से, अल्फा डिके करता है यूरेनियम। मैंने बताया था ना 82 से ज्यादा एटॉमिक नंबर जिनका होता है उनके अंदर स्टेबिलिटी आती है बाय अल्फा डिके, है ना, मैंने लिखाया हुआ है। तो यूरेनियम क्या करता है, यूरेनियम जो है अपने आप, यूरेनियम अपने आप क्या करता रहता है, डिके करता रहता है। रेडियो एक्टिविटी तो क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होती रहती है। तो यूरेनियम जो है वो क्या करता है, लेड के अंदर 82 Pb 206, इसके अंदर अपने आप डिसइंटीग्रेट होता रहता है। तो एक रॉक मैंने पाई, रॉक मेरे को मिली जिसके अंदर यूरेनियम पाया गया, और मैंने देखा कि भाई भाई मैंने देखा कि उस रॉक के अंदर क्या मिला है, मेरे को यूरेनियम मिला है। ठीक है, तो अब उस यूरेनियम जो मिला है उसकी हेल्प से मैं उस रॉक की उम्र निकाल सकता हूँ कि ये जो रॉक जब बनी होगी, ये चट्टान जब बनी होगी तो वो कब, कितने साल पहले बनी होगी, कि वो उम्र मेरे को निकालनी है। और मेरे को लेकिन ये पता है कि यूरेनियम जो है अपने आप डिके तो होता ही रहा होगा उस चट्टान के अंदर, किसमें चला जाता गया होगा, लेड के अंदर। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो यूरेनियम कितने 92 और लेड 82। चलो ठीक है, अभी इतना ही रख देते हैं। 92 यूरेनियम से क्या बन रहा है, 92 यूरेनियम से क्या बन रहा है बेटा, लेड बन रहा है। ठीक है, तो अब यहां से, अब ये तो रॉक के अंदर अपने आप होता ही गया होगा, ये तो रॉक के अंदर हो ही रहा होगा, यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब इस डाटा की हेल्प से हम लोग कैसे निकालेंगे वो चट्टान कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है। तो कैसे करेंगे, मान लिया जब वो चट्टान मेरे को मिली, अब मान लिया मैंने अब ढूंढा, मैंने डिस्कवरी की, एक चट्टान मेरे को दिखी, उस चट्टान में जब मैंने देखा तो यूरेनियम के मेरे को 0.1 मोल मिले। कितने मोल मिले, 0.1 मोल। अभी जब मैंने उस चट्टान को ऑब्जर्व किया तो उस चट्टान के अंदर यूरेनियम के 0.1 मोल मिले। और ऑब्वियसली सिर्फ यूरेनियम तो मिलेगा नहीं, यूरेनियम अपने आप ही किस में कन्वर्ट होता गया होगा, लेड के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो मेरे तो मतलब मेरे पास यूरेनियम के साथ साथ क्या भी रहा होगा, लेड भी रहा होगा। तो मैंने जब देखा तो उसके अंदर लेड जो मिला मेरे को वो 0.9 मोल मिला। कितना मिला, 0.9 मोल मेरे को लेड मिला। जब जिस चट्टान की मुझे उम्र निकालनी है उस चट्टान को जब मैंने स्टडी किया तो उस चट्टान में देखा गया कि यूरेनियम जो था वो सिर्फ 0.1 मोल था, और जो लेड मिला वो मेरे को 0.9 मोल मिला। ठीक है, मोल्स के टर्म्स मैंने बता दिया। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, अब तुम ये खुद बताओ कि जब ये, और अब मेरे को इस डाटा की हेल्प से इसकी उम्र निकालनी है। अब ये बताओ, ये 0.1 मोल रह गया और ये 0.9 मोल मिला है, तो इसका मतलब ये लेड था तो नहीं, मतलब ये लेड जो है वो उस चट्टान के अंदर नहीं था,
चट्टान में लेड नहीं था पहले, ये लेड जो बना वो यूरेनियम से बना होगा। इसका मतलब ये जो 0.9 मोल आए हैं वो यूरेनियम से ही तो आए हैं। तो इसका एक मोल कितना लेड देगा? एक मोल ही देगा। इसका मतलब मैंने क्या पता लगा लिया? इसका मतलब मैंने पता लगा लिया कि ये जो यूरेनियम पहले रहा होगा वो कितना रहा होगा? 0.1। यूरेनियम पहले जो रहा होगा वो रहा होगा 0.1 प्लस 0.9 इज इक्वल टू कितने मोल? एक मोल। ये है इनिशियल मोल ऑफ यूरेनियम। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखूं मैं तो यूरेनियम जो है, डाटा क्या था? डाटा था कि यूरेनियम कन्वर्ट होता गया लेड के अंदर एट टाइम टी। एट टाइम टी यूरेनियम जो था वो मिला 0.1 मोल। ठीक। और लेड जो मिला वो मिला 0.9 मोल। इट मींस, इसका मतलब क्या है? अगर टी टाइम पर यूरेनियम सिर्फ 0.1 मोल रह गया और लेड 0.9 मोल है, मतलब मैंने जब देखा तो 0.1 मोल यूरेनियम है, 0.9 मोल लेड है, इसका मतलब इनिशियल यूरेनियम जो रहा होगा, इनिशियल यूरेनियम कितने होंगे बेटा? 1 मोल होंगे नहीं होंगे? हाँ या ना सारे लोग? एक मोल होगा नहीं होगा? क्योंकि ये जो लेड 0.9 बना है वो इस यूरेनियम से ही तो बना है। तो भैया पहले 1 रहा होगा। ये 0 1 कहां से आया है बेटा? ये 1 आया है, ये 1 आया है 0.1 प्लस 0.9 करके। हाँ बेटा। तो स्टार्टिंग में ये 1 मोल रहा होगा, ये 1 मोल रहा होगा स्टार्टिंग में, और अब 0.1 रह गया होगा। माने 0.9 खत्म हुआ तो इसलिए 0.9 बन गया, तो वही है। तो हम क्या करेंगे, जिस रॉक की भी उम्र निकालनी है उसमें देख लेंगे यूरेनियम कितना है और लेड कितना है, क्योंकि लेड तो यूरेनियम से ही बना होगा। तो ऑब्वियसली अब यूरेनियम 0.1 मोल है और लेड 0.9 मोल है, तो ये 0.9 मोल यूरेनियम से ही तो आए होंगे। इसका मतलब यूरेनियम पहले कितना रहा होगा? 1 मोल रहा होगा। मतलब मैंने क्या निकाल लिया? यूरेनियम के मोल्स निकाल लिए पहले और टी टाइम पर। यूरेनियम के मोल्स स्टार्टिंग में भी आ गए और टी टाइम पर भी आ गए। और ये रिएक्शन किस काइनेटिक्स को फॉलो कर रही होगी? ये जो रिएक्शन है वो किस काइनेटिक्स को फॉलो कर रही होगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ये तो मैंने बता ही दिया था। किसको फॉलो कर रही होगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो फिर अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे बेटा? हाँ जी, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? अब लगा देंगे लेमडा इज इक्वल टू 1/t ln ए नॉट अपॉन एटी, एन नॉट अपॉन एनटी। एन नॉट कितना है? 1 और एन टी कितना है? 0.1। ये तो हो गया अपना एन नॉट और ये अपना हो गया एन टी। सही बात है ना? नहीं है बेटा? हाँ। फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू 1/t ln ए नॉट एन नॉट अपॉन एन टी। किसका? जो रिएक्टेंट है। यूरेनियम पहले कितना था अपॉन बाद में कितना, टी टाइम पर कितना हुआ? तो यूरेनियम पहले कितना था? 1 मोल, और टी टाइम पर कितना है? 0.1 मोल। तो लैम्डा इक्वल टू 1/t ln, भाई रिएक्टेंट के लिए तो करते हैं। तो रिएक्टेंट यूरेनियम है, पहले कितना था? 1 मोल, और अब कितना रह गया? 0.1 मोल, तो निकल गया। ठीक है। लेकिन अब हमें क्या निकालना है? टी निकालना है। ये टाइम निकालना है जिस टाइम पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि भाई अब इस समय उसकी उम्र कितनी है, तो हमें टी टाइम ही तो निकालना है कि अब हम जब देख रहे हैं तो इस चट्टान की उम्र कितनी है, तो टी निकालना है। तो इस टी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? लैम्डा पता होना चाहिए। और लैम्डा कैसे आएगा बेटा? लैम्डा आएगा बेटा इस चीज से, क्योंकि ये जो यूरेनियम से लेड बनता है इसकी हमें हाफ लाइफ पता होती है, वो होती है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। यूरेनियम जब लेड में टूटता है तो उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो तो फिक्स है। भाई यूरेनियम मैंने बताया था ना, एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है डिके। न्यूक्लियर डिके जो होता है वो स्पॉन्टेनियस और रैंडम होता है, अपने आप होता ही रहता है। बाहर की क्या कंडीशन उन पर डिपेंड नहीं करता, ये तो होता ही रहेगा। तो इसकी हाफ लाइफ तो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। जिस मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर मतलब रेट कांस्टेंट जो होता है वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन लैम्डा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। और लैम्डा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा तो हाफ लाइफ भी नहीं करेगी। तो हाफ लाइफ इसकी फिक्स्ड है, कितनी? 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स इसकी जो हाफ लाइफ है वो होती है 4.95 इंटू 10⁹ ईयर्स। याद नहीं रखनी है, क्वेश्चन देगा हमें। ठीक है। तो अगर मेरे को इसकी हाफ लाइफ पता ही है तो इस हाफ लाइफ से मैं क्या निकाल लूंगा बेटा? इस हाफ लाइफ से मैं लैम्डा निकाल लूंगा। अगर हाफ लाइफ पता है तो मैं लैम्डा निकाल लूंगा,
और अब हमें क्या पता लग गया, लैम्डा पता लग गया, ये है पता है, ये पता है, तो टी तो क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा, इस तरीके से हम लोग किसी भी रॉक की, किसी भी चट्टान की उम्र निकाल सकते हैं कि भाई इस समय ये चट्टान की उम्र कितनी है, मतलब इस समय देखें तो इससे हमारे इस टाइम से कितने साल पहले बनी होगी ये चट्टान। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, क्वेश्चंस अभी करेंगे, एक लास्ट एप्लीकेशन और कर लेते हैं। लास्ट एप्लीकेशन है बेटा रेडियो कार्बन डेटिंग। अगली एप्लीकेशन है बेटा रेडियो कार्बन डेटिंग। अब रेडियो कार्बन लेकिन बेटा ये जो उम्र निकाली है मिनरल्स की, रॉक्स की, ये सिर्फ उन्हीं रॉक्स की निकल पाएगी जिनकी जिनके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग पर आते हैं। अब रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है बेटा, हाँ बेटा, रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब है, अब हमें करना क्या है, जैसे मैं मेरे को ना एक, मैं यहां से क्या निकालूंगा, मैं यहां से हम एज निकालेंगे वुड की। मैं क्या निकालूंगा यहां से, वी विल कैलकुलेट हेयर एज ऑफ वुड। मैं यहां पर एक लकड़ी की उम्र निकालूंगा। अब लकड़ी की उम्र आ गई, अब देखा, ध्यान रखना किसकी उम्र निकालूंगा मैं, लकड़ी की। होता क्या है बेटा, कोई मान लिया मैंने एक लकड़ी जो है इस्तेमाल, एक मैंने लकड़ी, मेरे को मान लिया एक चेयर बनानी थी, एक टेबल बनानी थी। अब वो जो टेबल है, उस टेबल में जो लकड़ी मेरे को मिली है, मुझे पता लगाना है ये लकड़ी कितने साल पुरानी है। मुझे पता लगाना है कि भाई ये लकड़ी कितने साल पुरानी है। ठीक है, तो यही मुझे करना है। ठीक है, तो लकड़ी की उम्र निकालने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो होता कैसे है, अब लकड़ी भाई पेड़ों से ही आती है। ठीक है, होता क्या है, जो लकड़ी है उस लकड़ी के अंदर कार्बन पाया जाता है, दैट इज 6C14। लकड़ी के अंदर, ये जो लकड़ी होती है उस लकड़ी में कार्बन कार्बन पाया जाता है, और कार्बन का भी कौन सा आइसोटोप, 6C14। ठीक है, कार्बन पाया जाएगा इन वुड, लिख देता हूं इन वुड 6C14 इज प्रेजेंट। कार्बन पाया जाता है बेटा। ठीक है, और वो भी कौन सा कार्बन, 6C14 कार्बन का ये वाला आइसोटोप पाया जाता है लकड़ियों के अंदर। ठीक है, और ये जो आइसोटोप होता है ना बेटा, ये जो कार 6C14 आइसोटोप होता है, वो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, रेडियो एक्टिव होता है, जिससे क्या होगा, ये कैसा होगा अपना, ये अपना रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, और होता क्या है, कार्बन जो है अपने आप डिके करता रहता है, बीटा माइनस डिके होता है। कौन सा डिके होता है, बीटा माइनस डिके, और रिएक्शन क्या होती है, 6C14 गिव्स 7N14 प्लस -1E0। कौन सा डिके है, बीटा माइनस डिके। ध्यान रखना है इस डिके को, कार्बन का जो C14 वाला जो आइसोटोप होता है, वो कार्बन आइसोटोप अपने आप नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, बाय विच डिके, बाय बीटा नेगेटिव डिके। कौन सा डिके, बाय बीटा नेगेटिव डिके। ठीक है, तो जो लकड़ी मुझे किसी सामान बनाने के काम में आ रही है, उस लकड़ी की मुझे उम्र निकालनी है। जिस लकड़ी को मैं लेके आया हूं अपनी कुछ सामान बनाने के लिए, उस लकड़ी की मुझे उम्र बतानी है, तो मैं रेडियो कार्बन डेटिंग की हेल्प लेता हूँ, रेडियो एक्टिविटी की हेल्प लेता हूँ। होता क्या है, उस लकड़ी के अंदर कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप पाया जाता है, दैट इज 6C14, जो अपने आप नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता रहता है बाय बीटा नेगेटिव डिके। ठीक है, अच्छा, अब कार्बन जो है वो तो अपने आप किस में कन्वर्ट होता जा रहा है बेटा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, होता क्या है, अब यहां पर मुझे, अब तुम ये बताओ, जैसे अब रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके को क्या बोलते थे हम लोग, हाँ जी, रेट ऑफ डिके इज एक्टिविटी।
रेट ऑफ डिके को क्या बोलते थे बेटा? एक्टिविटी बोलते थे। हमें पहले ही मैंने लिखा दिया, रेट ऑफ डिके इज एक्टिविटी। भाई कार्बन कितना डिके हुआ पर यूनिट टाइम, रेट को यहाँ पर एक नया नाम दिया था मैंने रेडियो एक्टिविटी में, जिसे क्या बोला जाता था? मैंने बोला था एक्टिविटी बोला था। तो किस रेट से कार्बन डिके कर रहा है, किस रेट से कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या बोला करते थे? एक्टिविटी बोला करते थे। ठीक है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस एक्टिविटी को ए से। ठीक है, ये एक्टिविटी होती क्या है? एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस डी एन बाय डी टी, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। क्या होती है? माइनस एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। फिर लेमडा इज डिके कांस्टेंट एंड एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम वेयर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द रेट। जिस समय की हम लोग एक्टिविटी निकाल रहे हैं, जिस समय का हम रेट निकाल रहे हैं, उसी समय के न्यूक्लियाई रखेंगे। मतलब अगर हम कार्बन की एक्टिविटी निकाल रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं तो न्यूक्लियाई कार्बन के रखेंगे स्टार्टिंग के। अगर हम 10 मिनट के बाद रेट निकाल रहे हैं या 10 मिनट के बाद एक्टिविटी निकाल रहे हैं तो कार्बन के न्यूक्लियाई रखेंगे 10 मिनट के बाद के। भाई यार फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, वही रेट की बातें कर रहे हैं, काइनेटिक्स को ही तो हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम रेट निकाल रहे हैं इस रिएक्शन का, रेट ऑफ डिके निकाल रहे हैं अगर हम लोग 50 मिनट के बाद, तो हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कार्बन के किस समय के रखेंगे? 50 मिनट के बाद। और तुम्हें पता है ये रेट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे, और वो भी किसके न्यूक्लियाई पे? रिएक्टेंट के। मैंने बताया रेट इज प्रोपोर्शनल टू लॉ, रेट लॉ लिखाया हुआ है मैंने केमिकल काइनेटिक्स में। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के। मतलब न्यूक्लियाई कितने हैं रिएक्टेंट के टी टाइम पर, उस, तो जिस समय का रेट निकालना है उस समय के न्यूक्लियाई रख देना। अगर तुम्हें रेट निकालना है स्टार्टिंग का तो न्यूक्लियाई स्टार्टिंग के रखोगे, 10 मिनट के बाद रेट निकालना है तो 10 मिनट के बाद न्यूक्लियाई रखोगे, 20 मिनट के बाद रेट निकालना है तो 20 मिनट के बाद न्यूक्लियाई रखोगे। और लेकिन किसके रखोगे? कार्बन के, नाइट्रोजन के? कार्बन के, क्योंकि रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है रेट। ठीक है, अच्छा तो यहां से अगर हम लोग आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूं, हमें और थोड़ा पढ़ना है। हाँ जी, हाँ बेटा, तो अगर मुझे रेट निकालना है स्टार्टिंग में, मत मान लेता हूं मैं ए नॉट निकालता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं? ए नॉट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन नॉट। ये हो जाएगा बेटा इनिशियल एक्टिविटी। ठीक है, और एटी लैम्डा इंटू एन टी, ये हो जाएगा अपना एक्टिविटी एट टाइम टी। ये एक्टिविटी, चलो नाम नया है लेकिन है क्या? रेट। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है एक्टिविटी, एक्टिविटी में मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने नाम नया दे दिया है रेडियो एक्टिविटी के अंदर, लेकिन है वही रेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग एक्टिविटी से। रेट का मतलब एक्टिविटी। तो स्टार्टिंग में रेट कितना है? लेमडा इंटू एन, और टी टाइम पर रेट कितना है? 8 लेमडा इंटू एन टी। अच्छा अब ये बताओ लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी एल एन एन नॉट अपॉन एन टी। ठीक है, यहां से मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं, लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। हाँ या ना, सही है या नहीं है? हाँ बेटा, ये जो है इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन एन नॉट अपॉन एन टी। मैंने एन नॉट अपॉन एन टी को ए नॉट अपॉन ए टी लिख दिया, यहां से देख लो। ए नॉट अपॉन ए टी क्या आएगा? एन नॉट अपॉन एन टी, ध्यान रखना। एन नॉट अपॉन एन टी भी रख सकते हो, अगर तुम्हें कार्बन के न्यूक्लियाई दे दिया जाए स्टार्टिंग में और टी टाइम पर तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। लेकिन तुम्हें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ना देके एक्टिविटी दे रखी है स्टार्टिंग में और टी टाइम पर, तो ये भी तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्योंकि एन नॉट अपॉन एन टी किसके इक्वल होगा? ए नॉट अपॉन ए टी के इक्वल। ध्यान रखना बेटा गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पर तुमने एन नॉट अपॉन एन टी को क्या रख दिया है? तुमने यहाँ पर एन नॉट अपॉन एन टी को रख दिया है ए नॉट अपॉन ए टी। एक ही बात है, यहां से आया है। क्लियर है बेटा, समझ गए? अच्छा तो अब क्या होगा? लेमडा बराबर 1 अपॉन टी। अब तुम्हें क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में? तुम्हें क्या दे दी जाएगी? भाई जो लकड़ी तुम्हें मिली, हमें क्या निकालनी है? उस लकड़ी की उम्र निकालनी है। जो लकड़ी मैं सामान बनाने के काम में लाया हूं, उस सामान बनाने में जो लाया हूं मैं, उसकी मैं स्टार्टिंग की एक्टिविटी देख लूंगा, दे रखी होगी मुझे। एक फ्रेश लकड़ी लूंगा जो अभी अभी, जो बिल्कुल अभी अभी बनी होगी, उस फ्रेश लकड़ी को लूंगा,
उस फ्रेश लकड़ी की एक्टिविटी देख लूंगा, है ना। वो तो मतलब क्या होगा जाएगा ए नॉट, कि भाई मैंने ये फ्रेश लकड़ी ली, ये फ्रेश लकड़ी मतलब कब की है, टी इज इक्वल टू 0 टाइम की है, जब कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो ये तो उस समय की लकड़ी है, तो उस समय की एक्टिविटी क्या आएगी, ए नॉट आएगी। और जो मैं सामान बनाने के लिए लाया हूं लकड़ी को, उस समय लकड़ी की एक्टिविटी देख लूंगा, वो एटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एट नॉट पता है, एटी पता है, लेमडा कहां से पता लगेगा, लेमडा पता लगेगा उसकी हाफ लाइफ से, और इसकी हाफ लाइफ होती है बेटा, इसकी हाफ लाइफ होती है कहीं लिखी होगी, दैट इज 5770 ईयर्स। कितनी होती है, हाफ लाइफ होती है इसकी 5770 ईयर्स। तो यहां से मैं क्या कर लूंगा बेटा, इस 5770 ईयर्स इसको देख के मैं क्या पता लगा लूंगा, लैम्डा पता लगा लूंगा। तो मुझे लैम्डा पता लग गया, मुझे इनिशियल एक्टिविटी पता है, मुझे टी टाइम पर एक्टिविटी पता है, तो मुझे क्या पता लगा लूंगा, टी टाइम पता लगा लूंगा। क्लियर है बेटा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।